दर्शकों, आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। और इसी रविवार पर आज हम दोनों फिर हाजिर हैं। मैं सुनैना कश्यप और हमारे न्यूज रूम से मुख्य संपादक प्रदीप चौहान। सर स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। तो हमारे बहुत दर्शकों बहुत को भी जाहिर धन्यवाद। है जी, दर्शकों को इंतजार होगा इस रविवार का, जैसा हमेशा की तरह रहता है, क्योंकि इस रविवार हम हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल पर चर्चा करेंगे। और सर, आज का जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें गुटबाजी को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। तस्वीरें साफ है कि गुटबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी छिन्न भिन्न है। नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र से जो नेता हैं वो दिल्ली में जो नेता बैठे हैं वो हिमाचल प्रदेश की सियासत में आने की उनकी चर्चाएं हो रही है। और जो हिमाचल प्रदेश के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को संकट में जाते हुए देख रहे हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। सर, पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर आए, इसको लेकर काफी ज्यादा सियासी हलचल तेज हो गई। और जो प्रदेश के नेता थे उनमें भी कहीं ना कहीं संकट की जो घंटी है उन पर बजने लग गई। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को भी समझ आए कि ये पूरा सिनेरियो चल क्या रहा है। देखिए सुनैना, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्यार यूं ही बना रहेगा और यूं ही आशीर्वाद और उनकी राय हम तक पहुंचती रहेगी। रही बात जेपी नड्डा की, आपने की, तो देखिए जेपी नड्डा जिस तरह से हिमाचल में पिछले दिनों एक्टिव दिखे और लंबे दौरे पर आए थे, वो पिछले 10 साल में इतना नहीं दिखे थे। उससे पहले भी इनफैक्ट जब वो दिल्ली की राजनीति में जब से गए हैं तब से इतना एक्टिव मैंने नहीं देखा था उनको हिमाचल में। लेकिन अब अचानक से हिमाचल में जो वो दौरे कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह दो जगह जो पहले करते थे उन्हें पूरा घूम रहे हैं, तो इससे तो एक बात तो साफ है, क्योंकि उसको जोड़ के देखा जाएगा आपको, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अब नया अध्यक्ष बीजेपी को बनना ही बनना है, बनाना है किसी को। तो वहां सवाल ये उठता है कि अब जेपी नड्डा आदमी तभी अपने घर पहुंचता है, अपने घर की गलियां तभी साफ करता है जब वो वहां बसने आना होता है। वरना जो आपका हॉलीडे होम होता है वो कभी कभी आते हैं ना, तो आप कहते हैं कि चलिए 2 दिन के लिए आ गए, थोड़ा सा सफाई की रह लिए, चले गए। लेकिन जब आप अपनी गलियां साफ करने लगे जाओ तो समझ जाओ कि आप जो है आप वहां बसने के लिए आने की सोच रहे हो। तो वो जो गलियां साफ आजकल कर रहे हैं नड्डा जी, तो उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि नड्डा जी प्रदेश की राजनीति में कहीं लौटना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, नेता जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर तो देश का प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है तो अलग बात है, लेकिन बाकी मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, एक टीस रहती है गले में, दिल में एक इच्छा सबके रहती है कि एक बार अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनो। जिस प्रदेश से वो उठ के आए हैं, जहाँ की राजनीति से वो ऊपर बढ़े हैं, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है। खास करके अगर वो फुल फ्लैश स्टेट है, यूनियन टेरिटरी की बात अलग हो जाती है। तो इसलिए नड्डा जी भी शायद, क्योंकि एक बार मुझे याद है नड्डा जी ने एक बार मुझे भी कहा था, जब वो दिल्ली गए थे, वो राजस्थान के प्रभारी थे और मैं राजस्थान में था, तब सरकार उनकी नहीं थी, सरकार यूपी की थी। तो नड्डा जी ने मुझे जयपुर में कहा था कि मैंने पूछा था कि अब आप लौटेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा था कि चौहान साहब अब तो मुख्यमंत्री बन के ही लौटेंगे, जब लौटेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर उनका स्टेचर और बड़ा हो गया, फिर वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मोदी जी के खास बन गए। तो मुझे लगा कि वो बात आई गई रह गई और वो वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब जब नड्डा जी मुझे एक्टिव दिख रहे, तो फिर मुझे लग रहा है कि नड्डा जी शायद वो पुरानी बात याद आ रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश में जमीन जो है वो ढूंढ रहे हैं अपने पैर गड़ाने के लिए, या हो सकता है अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे हो। भाई, राजनीतिक विरासत आगे सौंपनी तो है किसी को। क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब ये भी लगेगा कि भाई इतना बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद वो प्रदेश में आएंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खत्म होने के बाद यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद। तो इसलिए मुझे लग रहा है नड्डा जी की हलचल ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बात तो खैर दूसरे नेताओं की भी है, जब आप सवाल पूछेंगे फिर उन पे भी बात जी जी, करेंगे। जी तो सर देखिए, मैं बहुत गौर से आपकी बातों को सुन रही थी। और इसी बीच मुझे हाल ही में जो नड्डा जी ने बयान दिया वो भी याद आया कि मैं प्रदेश की राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो जहां है फिलहाल वहीं
ठीक है, लेकिन नेताओं के जो बोल होते हैं ना, वो बहुत तोल-मोल उनका किया जाता है। सियासी लिहाज से उन्हें अपना-अपना जो गणित होता है, राजनीतिक विशेषज्ञ जो होते हैं, वो गणित बिठाने में लग जाते हैं। और सबसे पहले मुझे ये भी याद है कि नड्डा जी के हिमाचल की सियासत में एंट्री की जो बात थी, वो आपने कही थी और उसके बाद जो है हिमाचल में ये सरगर्मियाँ तेज़ होने लगी। लेकिन देखिए, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक्सटेंशन पर चल रही हैं और पिछले 4 महीने से हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है, वो भी खाली है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खुद बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने घर में प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी गुटबाजी का कोई कारण तो नहीं है कि अब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी यहाँ खाली है? देखिए सुने ना, पहले मैं आपकी शुरू की बात का दे दूं कि जो नड्डा जी का आपने कहा कि मुझे उनका स्टेटमेंट आया था कि मुझे प्रदेश की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कोई भी राजनेता नहीं कहेगा कि हाँ मैं तो यहाँ आना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। हमेशा वो डिनायल मोड पे ही रहेगा। और दूसरी बात, वो जो स्टेटमेंट था वो पब्लिक स्टेटमेंट था, मीडिया को दिया गया स्टेटमेंट था, और जो मैंने बात बताई थी वो मुझे पर्सनल एक दोस्ती के नाते उन्होंने जो पर्सनल बात की थी 1-to-1 में, वो कोई रिकॉर्ड पे नहीं थी बात। तो ये दोनों में फर्क ये है। और दूसरी बात देखिए, बीजेपी में जब नड्डा जितने लेवल का आदमी, जो आप मान के चलिए, आप हायरार्की में तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से वो हैं। पहले मोदी जी, फिर अमित शाह जी, फिर जेपी नड्डा जी, जब तक वो अध्यक्ष हैं। जब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब अलग बात है। तो अगर वो हिमाचल में एक्टिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद ऊपर से एक इशारा मिला है उन्हें कि चलिए कंपनसेट, क्योंकि मोदी जी की खासियत है कि अपने लोगों को बीच में नहीं छोड़ते, वो कंपनसेट करते हैं। तो हो सकता है शायद उन्हें कहा गया हो कि चलिए आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे लेकिन आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। हो सकता है, इसलिए मैं, हो सकता है, मैं इसमें स्पेकुलेशन है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा इस चीज। दूसरी बात, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो एक्टिव हो रहे हैं, उन्हें ये आश्वासन मिला है, तो फिर अनुराग ठाकुर को क्या कहा गया? अनुराग ठाकुर भी मोदी जी के जो है वो कहते हैं ना कि जब विपक्ष पे, खासकर कांग्रेस और गांधी परिवार पे हमला करना होता है तो तुरुप का पत्ता अनुराग ठाकुर है। संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, वो उनके पसंदीदा स्पीकर में से एक है। तो अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वहां लगा कि शायद उन्हें कुछ तो कंपनसेट करेंगे, उन्हें कुछ आश्वासन होगा। शायद हो सकता है हिमाचल हो, क्योंकि अनुराग ठाकुर भी इतने सीनियर अब तो राजनेता हो गए हैं कि वो जानते हैं इस प्रदेश में अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो उन्हें प्रदेश में राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि वो दिल्ली में अगर रहेंगे, दिल्ली की राजनीति करते रहेंगे, तो जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की राजनीति करता रहता है उसकी प्रदेश में जड़ें नहीं बनती। क्योंकि अनुराग ठाकुर ने शुरुआत ही दिल्ली की राजनीति से की, उन्होंने प्रदेश में कोई राजनीति नहीं की। नड्डा जी पहले प्रदेश में राजनीति करके फिर देश में राष्ट्रीय राजनीति में गए। अनुराग ठाकुर के साथ ऐसा नहीं है। अब ये भी तय है कि प्रेम कुमार धूमल चुनाव नहीं लड़ेंगे और छोटे वाला जो ब्रदर है उन्हें शायद पार्टी के जो रूल है उस हिसाब से टिकट नहीं मिलेगी। तो अब अगर प्रदेश में अपनी लेगेसी को, पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो अनुराग ठाकुर को प्रदेश की राजनीति करनी पड़ेगी, और लंबे समय में टिकना है राजनीति में तो प्रदेश की राजनीति करनी पड़ेगी। उनके पास उम्र है, उनके पास व्यक्तित्व है, सब कुछ है उनके पास, तो वो भी नहीं छोड़ सकते हिमाचल को। तीसरी तरफ रहे जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर को उम्मीद यह है कि वैसे बीजेपी में रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर भी रिपीट हुए थे, पुष्कर धामी भी रिपीट हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद क्योंकि अभी उस लेवल का कोई बड़ा नेता नहीं है तो उनका नंबर लग सकता है। और बिंदल जी तो कई सालों से, कई मर्तबा से इस लाइन में लगे हुए हैं, हर बार कोई लाइन तोड़ के उनसे आगे निकल जाता है, वो बेचारे लाइन में खड़े होते हैं। तो ये चारों जो एक तरह से वो हैं, आप पिलर है, आप ये समझ लीजिए, वो अपने अपने दावे ठोकेंगे और ठोकना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन बीजेपी की एक और भी खासियत है मोदी जी की, जो भीड़ में खड़े लास्ट आदमी को भी बना देते हैं मुख्यमंत्री। कह देते हैं तू सबसे लास्ट खड़ा, तू आजा, तू सबसे आगे खड़ा हो जा। अब राजस्थान के भजन लाल इसके सबसे बड़े उदाहरण है। उन्हें तो मालूम भी नहीं था, वो लाइन में कहीं पीछे बैठे थे, जब उनका नाम निकला पर्ची में तो उनके होश उड़ गए। तो ऐसा भी हो सकता है उस चक्कर में जो है बहुत से लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठे होंगे। किसी की, कोई तो मुझे बता रहा था कि कंगना रनौत को भी ऐसा लगता है कि मोदी जी उनसे बहुत खुश हैं, इसलिए मोदी जी हो सकता है उनको भी मौका दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो इस चक्कर में क्या है
बीजेपी में गुटबाजी कर ले, जितना मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन गुटबाजी वहां कामयाब होती है जहां कांग्रेस जैसी पार्टी हो, जहां आला कमान कमजोर हो, जहां हाई कमान मजबूत है, फैसला एक आदमी करेगा, नीचे किसी को सवाल उठाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मानने की इजाजत है। वहां गुटबाजी जितनी मर्जी हो, अल्टीमेटली चलेगी उसी शख्स की, वही तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, उस वक्त किसकी छाप दिखती है, वो उसको आप फ्रंट रनर कह सकते हैं। अगर सीनियर पे जाते हैं मोदी जी, अगर फ्रेशर पे जाते हैं तब तो सारे लाइन से बाहर। अगर सीनियोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि भाई कोई जो एक्सपीरियंस्ड आदमी उसको बनाएंगे, तब आपको वो देखना पड़ेगा कि टिकट किसके लोगों को ज्यादा मिली है, उसमें कौन कामयाब रहा है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पाने में विश्वास रखती है, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की अगर मैं बात करूं, 2022 के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती जो मानी जाती है वो है टिकट आवंटन, कि गलत टिकटों का वितरण किया गया था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में सत्ता से हाथ धोने पड़े थे। तो जाहिर है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अब तक कोई महिला चेहरा मुख्यमंत्री नहीं मिली है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि भाजपा शायद किसी महिला कैंडिडेट पर भी आने वाले समय में दांव खेल सकती है, उसको लेकर कोई रणनीति अभी से तैयार की जा रही हो? देखिए सुनैना, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, हम ही थे जिसने सबसे पहले कहा था कि इंदु गोस्वामी डार्क हॉर्स हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष पहले और उसके बाद उनको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकती है, अगर दिल्ली वाला फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इंदु गोस्वामी ठीक है, राज्यसभा सांसद रही है, लेकिन वो न मंत्री रही है, ना कोई वो रही है, कोई पद रहा है उनके पास मुख्यमंत्री टाइप का, तो वो भी एक तरह से फ्रेशर ही है। महिला जो है वो कार्ड उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है, और सबसे बड़ी बात है उनके साथ कांगड़ा जिले का भी बैकग्राउंड है, तो वो कांगड़ा से आती है, सबसे बड़े जिले से आती है, महिला है, और जो है वो फर्स्ट टाइमर किसी पद पे बैठेगी, और जो है वो एक आप कह सकते हो कि बल 3-4 चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, उसको आप उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से उनसे बड़े कद की कोई महिला नेत्री बीजेपी में भी हिमाचल में है भी नहीं। सबसे बड़ा कद उनका हो सकता है, मतलब विधायक चुनी हुई और भी होंगी, लेकिन मैं राजनीतिक कद की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक कद में इंदु गोस्वामी मुझे सबसे आगे नजर आती है महिलाओं में, तो वो जरूर हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इंदु गोस्वामी का को आगे बढ़ाया जाता, वैसे बीजेपी किसी को आगे बढ़ाती नहीं। देखिए, ये हम लोग जितनी मर्जी कयासबाजी कर लें, हम लोग राजनीति के स्टूडेंट्स हैं, हम पत्रकार हैं तो राजनीति को देखते हैं, उस आधार पर हम आंकलन कर सकते हैं, लेकिन आंकलन सटीक बैठेंगे या गलत निकलेंगे, ये मोदी जी ने कई बार सटीक भी बैठाया और कई बार बहुत से लोगों को गलत भी साबित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नड्डा जी वाला जो क्यों उठा, क्यों मेरे मन में आया, एक तो नड्डा जी की यहाँ पर एक्टिवनेस, दूसरा कृपाल परमार के जो वो स्टेटमेंट जो आपने मुझे दिखाया था। कृपाल परमार, हिमाचल के इलेक्शन खत्म हुए इतने दिन हो गए, नड्डा जी के बारे में नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही नड्डा जी हिमाचल में एक्टिव हुए, कृपाल परमार ने तुरंत वो मैसेज सोशल मीडिया पे डाला। तो इसका मतलब कृपाल परमार को भी समझ में आ रही है वो बात जो हमको समझ में आ रही है कि नड्डा जी यहाँ वापसी करना चाह रहे हैं। रही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात, सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 6 बागी जो कांग्रेस छोड़ के यहाँ आए थे, अब उन्हीं को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, उनको शायद टिकट एक बार मिलेगी, वहां पर क्या होगा खेल, वहां कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, हम एक शख्स को भूल जाते हैं कि वो शख्स बहुत अहम रोल अदा करेगा और उसकी बहुत सी होगी, उसका नाम है हर्ष महाजन। हर्ष महाजन ने कांग्रेस के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम की, और उसके रचयिता और जो भी है वो थे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो वहीं तक रहेंगे सीमित, उसके एवज में रिवॉर्ड तो वो भी चाहेंगे, वो भी अपने लोगों को कम से कम टिकट दिलाना चाहेंगे, और उनका बात माननी भी पड़ेगी बीजेपी की, भाई उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था। और सिर्फ अपने आदमी को टिकट लेके मान जाएंगे या उसका अलावा भी कुछ और चाहेंगे, वो अलग बात है। हाँ, ये है कि क्योंकि कांग्रेस चाहे तो शायद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अपने खास करके उन 6 लोगों के लिए तो वो खड़े होंगे, और उसके अलावा भी 1-2 लोगों को और टिकट चाहेंगे वो। तो एक वो खेमा भी है, उसको भी मत भूलिएगा, वो भी एक जो है वो दावेदार है
अपने लोगों को एडजस्ट कराने के लिए दावेदार है, वो खुद बेशक एडजस्ट ना हो पाए। तो ये सारी चीजें जो है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं, जो अगर ये सारे एक्टिव हो जाती है चीजें, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई डार्क हॉर्स है जिसको नंबर लग सकता है। लेकिन अगर आप इन्हीं में से भी गिने, तो जो इस वक्त तक बिंदल वर्सेस जयराम ठाकुर लग रहा था, अब जब से ये सारे एंगल खुलते हैं, अगर इनको देखते हैं, तो कतार में मुझे बिंदल और जयराम ठाकुर पीछे नजर आते हैं। ये कतार में और कोई आगे आ गए हैं। वो जो कहते हैं ना, लंबी रेस होती है ना, कि पहले वो आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन लास्ट के 100 मीटर में कोई और आगे निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब एक्टिव हो जाते हैं और ये सब दावेदार हैं, तो फिर बिंदल और जयराम थोड़ा सा मुझे पीछे लगने लगे। जी बिल्कुल सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है और किसी को नहीं पता कि कौन सा गुट आगे कौन सा गुट पीछे चल रहा है। बस होड़ लगी है नेताओं की कि किसी ना किसी तरह से आलाकमान तक कुछ संदेश पहुंचाया जाए। और शायद तस्वीरें भी देखी होंगी कि कश्मीर में जिस तरह की घटना पेश आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यक्रमों को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। तो ऐसे में जो आपने लेकिन अभी ले, एक बात, लेकिन ले, सुने सुने ना, इस सब के बीच में एक दिन आपने अपने प्रोग्राम में बहुत सही सवाल उठाया था। वो सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इतनी बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे, अपने प्रदेश में अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाए? बिल्कुल सर, मैं क्या इसी उन्हें सवाल पर आ किसी, रही क्या क्या उनको, उनका कोई नहीं? ये आपने पूछा था सवाल, और ये लोगों को, अगर जिसने नहीं देखा है, ये वीडियो उनका जरूर देखिएगा। 2-3 दिन पहले इन्होंने वीडियो बनाया है, ये वो वीडियो जरूर देखिएगा। और हम अपने एडिटर को कहेंगे कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे, इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो जाके। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, तो पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन पहले सुनैना ने ये सवाल उठाया है कि संगठन में क्या अपने प्रदेश में इतनी भी पकड़ नहीं कि आप किसी को कह दें कि भाई ये अध्यक्ष बनेगा? क्योंकि हिमाचल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये इससे आपसे बेहतर तो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं जानते। नड्डा जी सबसे बेहतर जानते, तो नड्डा जी की रिकमेंडेशन को वो नहीं मना करते। लेकिन इतना वक्त बीतने के बावजूद भी अध्यक्ष नहीं बना पाना, इसका मतलब ये है कि नड्डा जी भी कहीं ना कहीं इस ऊहापोह में तो है कि मैं किस पे विश्वास करूं, किस पे ना करूं। क्योंकि जब तक तो नड्डा जी के पास अध्यक्ष की कुर्सी है, तब तक तो सभी लोग उनकी तरफ लॉयल रहेंगे। लेकिन जैसी कुर्सी जाएगी ना, तो राजनीति में बहुत से लोगों की लॉयल्टी बदल जाती है कुर्सी के हिसाब से। तो वो उस तरह का एक सही जो आदमी है, वो तलाश कर पाने में अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए ये अध्यक्ष की कुर्सी अब तक खाली है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में कुर्सी बहुत मायने रखती है। देखिए कुर्सी पर जो बैठा होता है उसके साथ तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी से उतर जाते हैं फिर साथ कौन चलता है ये देखने लायक होता है। और अब सलामी सलामी कुर्सी को ठोकी जाती है, आदमी को नहीं ठोकी जाती। जैसे अभी प्रधानमंत्री के पद पे मोदी जी हैं, तो उनको सलामी ठोकी जाएगी। कल को कोई और बैठेगा तो उसको ठोकी जाएगी। पहले मनमोहन सिंह थे तो उनको सलामी ठोकी जाएगी। सलामी कुर्सी को होती है, दरअसल शख्सियत को तो बहुत रेयर है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, या एक कुछ ही हैं जिनके नाम आप गिन चुन के कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत को सलामी होती है, वरना तो कुर्सी को ही होती है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और देखिए भाजपा में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। कुर्सी की होड़ भी है कि कुर्सी पर बिठाया किसे जाए, और कई नेता इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। फिलहाल जो मुझे लगता है समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है सर, और हमारे दर्शकों को शायद इस वक्त समझ आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, आने वाले समय में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, कौन कौन से खेमे एक्टिव हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की क्या तस्वीर होगी, ये शायद आज की चर्चा से हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो ही गया होगा। और आपने सर हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने बहुत बहुत दर्शकों से धन्यवाद। भी, जी, मैं अपने दर्शकों से भी चाहूंगी कि पहले की तरह जैसे आप हमारे इस एपिसोड को खूब प्यार देते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताते हैं, वैसे ही इस वीडियो पर आप सबकी क्या राय है ये जरूर शेयर करें। और अन्य जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, वो भी आप जरूर शेयर करें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।